हेलो फ्रेंड्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऊप्स के। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है ऑब्जेक्ट्स आर दी वेरिएबल्स ऑफ टाइप। तो ऑब्जेक्ट्स जो है किस टाइप के वेरिएबल हैं? तो ऑब्जेक्ट्स जो है ऊप्स की अगर हम बात करें तो एक क्लास टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो 1 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई क्लासेस आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्यों बोला जाता है? सो क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। बिकॉज इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो सबको नहीं दिखानी होती, उनको हाइड करके रखना, यहाँ ये कंसेप्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। तो क्लासेस में ये कंसेप्ट यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन बढ़ते हैं, देखिए। एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। तो नॉट बताना है, तो ये तो ट्रू है पहला वाला। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में पहला ऑप्शन करेक्ट है, डेटा के ऊपर फोकस होता है, इसमें प्रोसीजर के ऊपर फोकस नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हमें गलत बताना है। तो ऑप्शन बी पढ़ते हैं। डेटा इज़ हिडन एंड कैनॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। ये भी ठीक है, डेटा हिडन होता है, एक्सटर्नल फंक्शंस के द्वारा इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू फंक्शंस, ये भी ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो है फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। इट सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा बट नॉट द क्लास। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा को सपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, बट ये कह रहा है कि नॉट द क्लास, मतलब क्लास को सपोर्ट नहीं करता। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है और हमसे गलत ही पूछा था। तो थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच अप्रोच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स अलॉन्ग विद इनहेरिटेंस एंड डेटा बाइंडिंग। तो देखिए, दो अप्रोच की बात चल रही है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। तो दोनों ही जो है ऊप्स कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। दोनों में फ़र्क इतना है कि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है वो ऊप्स के सारे फीचर्स को फॉलो नहीं करता है। उसमें से कुछ फीचर्स को वो फॉलो नहीं करता, लाइक डायनेमिक बाइंडिंग एंड इनहेरिटेंस। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो ऊप्स के सारे कंसेप्ट अलॉन्ग विद इनहेरिटेंस एंड डायनेमिक बाइंडिंग, तो ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। Everything is followed in object oriented approach, whereas in object based approach some of the features like inheritance and dynamic binding is not used. So option 4 का बी, क्वेश्चन 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 5 देखते हैं। व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। तो ऊप्स के सारे फीचर्स को फॉलो करता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं करता है। पहला ऑप्शन गलत है, हमें सही बताना है। दूसरा पढ़ते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन एक ऊप्स का फीचर होता है, क्या उसको फॉलो करता है? ये नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन बी हमारा गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ राइटिंग ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहला सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, एल्गोरिथम को फॉलो किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की एक हमें ड्रॉबैक बतानी है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए। ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो यही इसकी डीमेरिट है। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल नहीं करती हैं, उसके लिए ऊप्स परफेक्ट माना जाता है। तो यही प्रोसीजर का ड्रॉबैक था जिसको ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ओवरकम किया गया। तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें हमें गलत डीमेरिट बताना था। ये डीमेरिट है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल नहीं करती हैं। साथ देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉलो विच अप्रोच। तो ऊप्स जो है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती हैं, वेयर एज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती हैं। तो 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर्स बिहेवियर ऑफ ऊप्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ डाटा यूज्ड इन दी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अंदर टाइप ऑफ डेटा के ऊपर
जो है कौन सा फीचर ऊप्स का फॉलो यूज़ होता है, बिहेव करता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है वन थिंग मैनी फॉर्म। तो मैनी फॉर्म कैसे बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर। तो 8 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास हैव टू बी डिफाइंड सेपरेटली आउटसाइड द क्लास। तो ये मेंबर फंक्शन होते हैं, क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। इन फंक्शंस को अगर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है तो अगर इनको बाहर यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो बाहर इनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 9th का जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, ए नॉन मेंबर फंक्शन कैनॉट एक्सेस विच डेटा ऑफ द क्लास। तो ये प्राइवेट डेटा होता है, जो क्लास का मेंबर नहीं है, अगर वो क्लास के डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो वो कौन से डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, प्राइवेट डेटा को। क्लास के प्राइवेट डेटा को बाहर का मेंबर यूज़ नहीं कर सकता। 11 देखते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ compartmentalizing the elements of an abstraction that contribute to its structure and behavior। तो ये एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है, एक क्लास जो है उसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और मेंबर फंक्शंस होते हैं, सारे एक साथ मिल करके वहाँ पर इकट्ठा एक साथ काम करते हैं। तो लाइक ये डेफिनेशन है एनकैप्सुलेशन की। तो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 12 देखते हैं, इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस एन एक्टिव ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन वन दैट इज नॉट एक्टिव। तो एक्टिव ऑब्जेक्ट क्लास का और नॉट एक्टिव ऑब्जेक्ट क्लास का, इनमें कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ कंकरेंसी प्रॉपर्टी। तो कंकरेंसी इज अ प्रॉपर्टी विच बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्टिव ऑब्जेक्ट्स एंड द नॉट एक्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, व्हाट आर मैनिपुलेटर्स। तो मैनिपुलेटर्स की बात करने, ठीक है। तो मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली देखो मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, ये सी ऑप्शन देखते हैं, मैनिपुलेटर्स आर स्पेशल फंक्शंस। ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं दैट कैन बी इंक्लूडेड इन आईओ स्टेटमेंट्स टू ऑल्टर द फॉर्मेट पैरामीटर्स ऑफ ए स्ट्रीम। एक स्ट्रीम है, उसके फॉर्मेट पैरामीटर्स को ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। तो ये होते हैं मैनिपुलेटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू एक्सेस मैनिपुलेटर्स द फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के अंदर कौन सी फाइल को इंक्लूड किया जाए ताकि ये मैनिपुलेटर्स को यूज़ कर सकें, क्योंकि मैनिपुलेटर्स की जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कौन सी फाइल के अंदर होंगी, तो ये है आईओ मैनिप। 14 का ए, आईओ मैनिप के अंदर मैनिपुलेटर से रिलेटेड फाइल्स होंगी, इसलिए आईओ मैनिप को क्लास के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। 14 का ए। 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए मेटा डेटा। तो मेटा क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंस ए मेटा क्लास। तो क्लास ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ए मेटा क्लास। तो देखो कौन कौन से डिफाइन कर रहे हैं मेटा क्लास को, तो देखो ये सारे के सारे डिफाइन करेंगे, ऑल ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा। देखो मेटा क्लास इज ए क्लास दैट मे नॉट इटसेल्फ हैव एन इंस्टेंस। तो एक मेटा क्लास की अपनी खुद की इंस्टेंस नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है। बी ऑप्शन, ए मेटा क्लास इज ए क्लास ऑफ ए क्लास, बिल्कुल सही बात है। मेटा क्लास यही होती है, क्लास की क्लास को ही मेटा क्लास कहते हैं। और सी, मेटा क्लास आर द क्लासेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम मेन प्लेन क्लासेस। तो प्लेन क्लासेस अलग होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 16 देखते हैं, अंडर विच पिलर ऑफ ऊप्स, राइट। तो ऊप्स के कौन से पिलर की बात चल रही है, डू बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास रिलेशनशिप्स कम। तो ये इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। ये एक हमारी बेस क्लास है, ड्राइव क्लास है, दोनों के बीच में जो है इनहेरिटेंस बनता है, इसकी फीचर्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट होता है। तो बेस क्लास और ड्राइव क्लास के बीच में रिलेशनशिप कौन से फीचर में निकल के सामने आता है, तो वो है इनहेरिटेंस। तो ये पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में मेन डिफरेंस, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होंगे, मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर ओनली होल्ड्स द डेटा, स्ट्रक्चर के अंदर केवल डेटा होता है, वेयर एज क्लासेस होल्ड द डेटा एंड द फंक्शंस। डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं साथ साथ। तो मेन फंक्शन ये है, मेन डिफरेंस ये है। 17 का ये हो जाएगा। 18 देखते हैं, विच एक्सेस स्पेसिफायर मेक्स द क्लास मेंबर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट कैन बी एक्सेस बाय एनी सब क्लास ऑफ द क्लास। तो एक लेवल तक एक्सेस करना ही प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक क्लास के अंदर कोई मेंबर है, इस मेंबर को हम चाहते हैं कि दूसरी क्लास में एक्सेस किया जाए, ठीक है, और इसके आगे एक्सेस ना किया जाए तीसरी क्लास में। तो ये कौन सा, इस मेंबर को हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड, राइट। तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो है एक लेवल तक एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उसके आगे एक्सेस नहीं होंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 का सी ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्सेस स्पेसिफायर हैव स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल। तो ये प्राइवेट है, ऑब्वियसली प्राइवेट अगर किसी डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर दिया तो वो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा स्ट्रिक्टली। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 20 देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एन इनिशियलाइजर नीड्स टू बी डन विच इज ऑटोमेटिकली डन बाय द कंस्ट्रक्टर। तो एक कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है
ऑटो इनिशियलाइज करना, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासेस आर क्रिएटेड देन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। एंड कंस्ट्रक्टर्स का मेनली काम होता है कि इनिशियलाइज करना वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर्स को, राइट। तो 20 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो पढ़ते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर्स कैनॉट बी रेफर्ड बाय देयर एड्रेस, कंस्ट्रक्टर्स कैनॉट बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो देखो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा ना, ये तीनों फीचर कंस्ट्रक्टर की हैं, लेकिन ए नहीं है। कंस्ट्रक्टर्स कैन बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर्स वर्चुअल नहीं हो सकते, राइट। कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, ठीक है। कैनॉट, कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट भी नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर्स को उनके एड्रेस से डिफाइन भी नहीं किया सकता, ये भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बाद वाले बी सी डी, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। कंस्ट्रक्शन कैन बी वर्चुअल, तो कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता। 22 देखते हैं, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू टू ए फंक्शन। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, राइट। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू टू ए फंक्शन। एक फंक्शन में एक पास ऑब्जेक्ट को पास बाय वैल्यू की तरह हमें देना है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। 23 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बेनिफिट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का एक बेनिफिट बता सकते हैं? यस, तो ये है एब्सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को ये खत्म कर देता है। कौन? सिंगल इनहेरिटेंस। एम्बिग्यूटी मीन्स कि जहां पर कंफ्यूजन हो डेटा में, फंक्शन के नेम में या अलग अलग चीज़ों में, तो एम्बिग्यूटी को खत्म करता है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज वन क्लास एक्ट एज ए सुपर क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लास। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात चल रही है। एक ही क्लास है, इस क्लास के नीचे यहाँ पर इनहेरिट किया, इसको नीचे इनहेरिट किया, इसको नीचे इनहेरिट किया, इसी को नीचे इनहेरिट किया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात चल रही है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, द डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड इन इनहेरिटेंसेस। तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड कौन सा है? प्राइवेट है। याद रखने वाली बात है, डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड कौन सा है इनहेरिटेंस में? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है। 26 देखते हैं, इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लास एंड वन और मोर रिफाइंड वर्जन्स ऑफ इट। तो एक क्लास और उसी क्लास के रिफाइंड वर्जन्स के बीच में रिलेशनशिप को कौन डिफाइन करता है? कौन सी डेफिनेशन है? ये जनरलाइजेशन होती है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, विच कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट यूज बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। तो बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास को कौन यूज नहीं करता है? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म यूज नहीं करता है। पॉलीमॉर्फिज्म, बेस क्लास और ड्राइव क्लास से पॉलीमॉर्फिज्म यूज नहीं करता है। एब्स्ट्रैक्शन, ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, ये कंसेप्ट इससे रिलेटेड हैं, बट पॉलीमॉर्फिज्म बेस क्लास और ड्राइव क्लास से इसका मतलब नहीं है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, 28 क्या है? इज एसोसिएटेड विद पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो देखिए, इनमें से कौन सी फीचर ऐसी है जो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों से एसोसिएटेड है? तो ये है डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग इज ए फीचर ऑफ ऊप्स बेस्ड कंसेप्ट्स which is associated with both polymorphism and as well as with the inheritance। डेटा बाइंडिंग की बात चल रही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29। ए क्लास कंटेनिंग वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन इज नोन एज। एक क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ये फीचर है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ये 29 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वर्चुअल फंक्शंस। तो वर्चुअल फंक्शंस के लिए नॉट ट्रू बताना है। तो देखो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ ए सम क्लास, वर्चुअल फंक्शन कैन बी ए स्टैटिक मेंबर, वर्चुअल फंक्शंस आर एक्सेस बाय यूजिंग ए ऑब्जेक्ट पॉइंटर, द वर्चुअल फंक्शंस कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। तो देखो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये कह रहा है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू ये है कि द वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक मेंबर। वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है। वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर। आगे बढ़ते हैं, 30 हो गया। 31 देखते हैं, यस। 31 क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू फंक्शंस विद द सेम नेम हैव डिफरेंट प्रोटोटाइप्स। तो ये ओवरलोड की डेफिनेशन है। ओवरलोड क्या कहता है कि भैया एक फंक्शन का नाम है, मान लीजिए ऐड एक फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर हम ये डिफरेंट जो है इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दें, यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज कर दें, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दें, उनका टाइप चेंज कर दें, उनका ऑर्डर चेंज कर दें। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये होती है भैया ओवरलोड की डेफिनेशन, फंक्शन ओवरलोड। तो डिफरेंट प्रोटोटाइप्स यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोटोटाइप होगा, कौन सा फीचर होगा? ओवरलोड फंक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, 32। विच फंक्शन इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए क्लास बट स्टिल
हैज़ एक्सेस टू प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास। एक क्लास के प्राइवेट डेटा को कौन सा ऐसा आउटसाइड फंक्शन यूज़ कर सकता है, तो वो फ्रेंड फंक्शन। अगर क्लास का कोई फंक्शन बाहर है और कोई फंक्शन बाहर है और वो क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता है तो उसे उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द 33 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑपरेटर विच कैनॉट बी ओवरलोडेड। तो देखिए इनमें से सारे ऑपरेटर्स ये ऐसे हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ये हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी, टर्नरी ऑपरेटर भी और डॉट ऑपरेटर जो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर हमारा होता है, ये कोई भी ओवरलोड नहीं किया सकते। तो 33 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए, आज के लिए यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।